हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद केशा। आज की इस क्लास में हम 9th क्लास की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 12 यानी आपकी जो एसएसटी की बुक है उसमें जो चैप्टर 12 है वो इकोनॉमिक का है। तो उस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका व्हाई प्राइसेस चेंज, द स्टोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज जो हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे इसमें जो हम स्टडी करने वाले हैं वो टोटल जो है 6 टॉपिक है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे व्हाई प्राइसेस इंक्रीज, यानी प्राइस जो है कीमत क्यों बढ़ती है। दूसरा हम मांग पढ़ेंगे यानी डिमांड। तीसरा सप्लाई। उसके बाद हम बात करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम का। फिर व्हेन प्राइस डज नॉट फॉलो सिंपल थ्योरी, यानी जब बाजार सरल सिद्धांतों को फॉलो नहीं करती। और लास्ट है आपका प्राइस कंट्रोल या मूल्य नियंत्रण। तो ये 6 के 6 टॉपिक हम एक क्लास में समाप्त नहीं करेंगे। इसको हम दो पार्ट में टोटली जो है दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग के 3 टॉपिक और सेकंड पार्ट में हम लास्ट के 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि मार्केट में प्राइस कैसे चेंज होता है, डिमांड एंड सप्लाई क्या है और इसका मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और मार्केट को कैसे बैलेंस में या इक्विलिब्रियम किया जाता है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाई प्राइस चेंजेस, यानी कीमतें क्यों बदलती हैं। तो प्राइस के बारे में बात करते हैं तो कीमतें इसलिए बदलती रहती हैं क्योंकि बाजार में जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं, कहने का मतलब है जो खरीदार है और जो विक्रेता है यानी वस्तुओं को बेचने वाले हैं, इनके बीच में लगातार इंटरेक्शन होता रहता है, परस्पर क्रियाएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से बाजार में लगातार वस्तुओं की कीमतें बदलती रहती हैं। इसके बदलने के पीछे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर या दो इंपॉर्टेंट फोर्स काम करते हैं। पहला है आपका मांग और दूसरा है सप्लाई। यानी कीमतों के परिवर्तन में मांग और जो सप्लाई है यानी आपूर्ति है, इसका महत्वपूर्ण इफेक्ट पड़ता है, महत्वपूर्ण जो है प्रभाव पड़ता है। इसको समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल जो आप सभी देख रहे हैं, पहला है आपका प्राइस राइजिंग, यानी जब कीमतें बढ़ती है। इसको आपको मैंने डायग्राम देकर के भी समझाया है कि जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है कि बहुत सारे लोग जो है एक प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, लेकिन उसकी सप्लाई जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, यानी उसकी सप्लाई इनफ नहीं है और बहुत सारे लोग उसको खरीदना चाहते हैं। ऐसे में प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ा दिया जाता है बाजार में। इसी तरीके से बाजार में जब सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, सप्लाई बहुत ज्यादा होती है लेकिन खरीदने वालों की संख्या कम होती है, ऐसे में जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत को कम कर दिया जाता है, कीमत को कम कर दिया जाता है ताकि ज्यादातर लोग जो है उसको खरीद सके। समझ में आया? मार्केट में मांग का और आपूर्ति का यानी सप्लाई का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से लगातार कीमतें घटती या बढ़ती रहती हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्केट एज सिग्नल इन प्राइजेस एज सिग्नल्स इन मार्केट, यानी बाजार में संकेत के रूप में कीमतें। जो प्राइजेस हैं, प्राइजेस के घटने या बढ़ने में जो मार्केट है एक इंडिकेशन के फॉर्म में काम करती है। बाजार अर्थव्यवस्था कीमतों के संकेत का कार्य करती है, यानी प्राइस के इंडिकेशन का काम करती है। ये जो प्रोड्यूसर है और जो बायर है, यानी जो वस्तुओं को बनाने वाले उपभोक्ता हैं, वस्तुओं को बनाने वाले उत्पादक हैं और जो वस्तुओं को कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर या उपभोक्ता हैं, वो दोनों को जानकारी मिलती है कि कीमतें घटी या बढ़ी हैं, कीमतों में क्या परिवर्तन आया है। ये जानकारी उनको मार्केट से ही मिलती है। साथ ही साथ मार्केट से उन्हें यह भी पता चलता है कि उनको क्या खरीदना है या क्या बेचना है। समझ में आया? इसलिए मार्केट जो है वो प्राइस इंडिकेशन की तरह या प्राइस के सिग्नल्स की तरह जो है काम करती है। समझ में आ गया? सबसे पहले इसको हम समझेंगे कि जब मार्केट में प्राइस जब बढ़ती है तब क्या होता है। जब मार्केट में प्राइस बढ़ती है तो उस समय जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन करना चाहते हैं ताकि उनको प्रॉफिट ज्यादा हो। जाहिर सी बात है, जब प्राइस बहुत ज्यादा होगी तो प्रोड्यूसर को बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। तो ऐसे में वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा उत्पादित करना चाहेंगे, उसका प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। इसी तरीके से जब प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट का यूज करना कम कर देगा और ऐसे विकल्प की तलाश करेगा उसकी जगह जो सस्ता हो। समझ में आया? या तो वो उसका अल्टरनेटिव ढूंढेगा या फिर सोचेगा कि वो वस्तु उसको कम से कम कीमत पर मिल जाए। इसके लिए वो क्या कर सकता है, इसके लिए वो वस्तु का उपयोग भी कम कर सकता है। समझ में आया?
तो इस तरीके से नीचे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बता रखा है कि जब डिमांड बढ़ती है, डिमांड हाई होती है और कीमत बढ़ती है, तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो सप्लाई को बढ़ा देते हैं। समझ में आया? इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ती है तो जो प्रोड्यूसर होता है उसको बेनिफिट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी सप्लाई को बढ़ा देते हैं। और जब प्राइस कम होती है तो लोग जो है वो मांग कम करेंगे, जाहिर सी बात है, तो मांग कम हो जाएगी। इसको हम दोबारा समझते हैं, मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ कि जब मार्केट में किसी वस्तु की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, उसकी कीमत को बढ़ा देगा और प्रोडक्शन ज्यादा करेगा ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। इसी तरीके से अगर किसी वस्तु का प्रोडक्शन जो है, किसी वस्तु की डिमांड कम हो जाती है तो उसकी कीमत को घटा दिया जाता है और जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है और जो प्रोड्यूसर है वो उसकी सप्लाई को क्या करता है, कम कर देता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब डिमांड हाई होगी तो क्या होगा, जो प्रोड्यूसर होगा उसको कीमत को बढ़ा देगा और साथ ही साथ उसकी सप्लाई बढ़ा देगा। जब किसी वस्तु की डिमांड कम होगी तो उसकी कीमत को कम कर दिया जाएगा और प्रोड्यूसर जो है उसकी सप्लाई भी कम कर देगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक एक करके समझते हैं कि डिमांड किसे कहते हैं और सप्लाई किसे कहते हैं। सबसे पहले अगर हम डिमांड की बात करते हैं, जैसा कि इसकी डेफिनेशन आपको सामने अपने स्क्रीन पे दिख रही होगी। डिमांड का मतलब होता है कि मार्केट में जो पर्टिकुलर डिमांड है वो जो एक मात्रा होती है, जिसको कोई भी ऐसी मात्रा वस्तु या सेवाओं की जिसको जो कंज्यूमर है, यानी जो कंज्यूम करने वाला व्यक्ति है, उपभोक्ता है, वो एक निश्चित समय अवधि में अलग अलग कीमतों पर खरीदने की इच्छा और जो एबिलिटी है वो रखता है। इसे सिंपल भाषा में समझे, मांग का मतलब होता है किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा या चाह का होना ही मांग कहलाता है। मुझे किसी पर्टिकुलर आर्टिकल को या किसी सर्विस को खरीदना है तो उसके लिए मेरे पास पैसे भी होने चाहिए और मेरे पास इच्छा भी होनी चाहिए, वही मेरी उस वस्तु या उस सेवा के प्रति डिमांड होगी या मांग होगी। जैसे इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट जो है वो नोटबुक खरीदना चाहता है और नोटबुक खरीदने के लिए उसके पास पैसे भी है, तो ये क्या करता है, ये मांग को क्रिएट करता है, मांग को उत्पन्न करता है कि वो वस्तु जिसको वो खरीदने की इच्छा भी रखता है और खरीदने के लिए एबल भी है क्योंकि उसके पास पैसे हैं। तो ये उस स्टूडेंट की नोटबुक को खरीदने के प्रति इच्छा और जो एबिलिटी है वही उसकी मांग कहलाएगी या डिमांड कहलाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जो होते हैं इसी पैटर्न की स्टडी करते हैं। इसके बाद वो लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व को समझाते हैं। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं द लॉ ऑफ डिमांड, यानी मांग के नियम की बात करते हैं, तो मांग का नियम कहता है कि सब अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की या किसी आर्टिकल की कीमत बढ़ती है तो उसकी जो मांग होती है वो घट जाती है। कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला मैंने आपको दे रखा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूट क्या होता है। सब्स्टिट्यूट जिसे हिंदी में हम प्रतिस्थापन भी कहते हैं, यानी अगर एक वस्तु या एक पर्टिकुलर वस्तु की जगह हम किसी दूसरी वस्तु का यूज करना शुरू करते हैं, यानी एक आर्टिकल मान लीजिए बहुत महंगा है तो उसकी जगह पे दूसरी वस्तु का या दूसरे आर्टिकल का यूज किया जाना, उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन करना या प्रतिस्थापित करना। जैसे मान लीजिए कि कॉफी की कीमत बहुत बढ़ जाती है और कॉफी की जगह हम चाय यूज करना शुरू कर दें, तो वो एक दूसरे का प्रतिस्थापन है या एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। दूसरा हम बात करते हैं इसमें इनकम इफेक्ट। जाहिर सी बात है, अगर आपकी इनकम या सैलरी बहुत ज्यादा है तो आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, आप ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को खरीदोगे। और अगर आपकी इनकम कम है तो आप क्या करोगे, जो आपकी डिमांड है उसको कंट्रोल करोगे, वस्तुओं को कम से कम खरीदोगे और साथ ही साथ ये भी देखोगे कि वस्तु सस्ती है और साथ ही साथ वो आपकी नीड को भी सेटिस्फाइड करे और वो सस्ती भी हो, आप इसका ध्यान रखोगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि मांग से या फिर जो डिमांड है, डिमांड या मांग की अगर बात करते हैं तो उससे हम ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं या ये अनुमान लगा सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जब प्राइस में चेंज आता है तो उसका इफेक्ट जो है बायर्स के ऊपर पड़ता है। बायर्स जो है रिएक्ट करते हैं प्राइस के चेंज होने पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बायर्स जो है वो किसी भी चीज को खरीदना पूरी तरीके से बंद कर देंगे। ऐसा नहीं है
कि वो पूरे, अगर कीमत बढ़ेगी तो बायर जो है किसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि कीमतों के बढ़ने की वजह से जो बायर्स है वो उसका कोई विकल्प ढूंढे, यानी उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढे, या फिर उसका यूज करना कम कर दे पहले की तुलना में। समझ में आया? तो मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगा, यानी जब कीमत जो है राइज करेगी, तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और जब कीमत कम होगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। समझ में आया? क्योंकि बायर्स सस्ती चीजों को खरीदना ज्यादा जो है सस्ती चीजों को खरीदना ज्यादा अच्छा समझते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि ज्यादातर बायर्स जो है वो चाहते हैं कि चीजें जो हैं वो अच्छी भी हो, क्वालिटी भी अच्छी हो और सस्ती भी हो, इसलिए प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। समझ में आया? नेक्स्ट हम बात करते हैं डिमांड कर्व एंड क्वांटिटी डिमांड की। डिमांड कर्व की अगर हम बात करते हैं, तो डिमांड कर्व जो है वो बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? प्राइस का और क्वांटिटी का। प्राइस और क्वांटिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही आपका डिमांड कर्व कहलाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें हम बात करते हैं डिमांड क्वांटिटी की, तो डिमांड क्वांटिटी का पर्टिकुलर मीनिंग होता है, यानी यानी डिमांड क्वांटिटी यानी मांगी गई मात्रा का मतलब होता है कि जो कंज्यूमर पर्टिकुलर किसी एक विशेष कीमत पर जो किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार होता है, किसी वस्तु की मात्रा खरीदने के लिए जो तैयार होता है, उसको क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। और याद रखिएगा कि जो मांग वक्र होता है या फिर जो डिमांड कर्व होता है, ये आपका ऊपर, वो क्या कहते हैं, ये आपका बाएं से दाईं ओर होता है। इसे याद रखिएगा, ये डाउनवर्ड्स होता है। डाउनवर्ड्स का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये आपका डिमांड कर्व है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये आपका प्राइस 1 है, मान लीजिए जब प्राइस कम थी तो इसकी डिमांड जो है वो ज्यादा थी, यानी क्वांटिटी की जो मात्रा है वो, सॉरी, जो डिमांड की जो मात्रा है यानी क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो ज्यादा थी। लेकिन जब प्राइस जो है वो बढ़कर P2 हो गया मान लीजिए, तो इसकी जो मात्रा है या क्वांटिटी है वो कम हो गई। तो ये आपका ऊपर से नीचे की ओर है, इसे हम डाउनवर्ड कहते हैं। समझ में आया? तो ये एक नंबर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है पेपर में कि जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है। तो डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है, ढलान जो होता है वो डाउनवर्ड्स होता है, यानी बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। समझ में आया? बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है आपका डिमांड कर्व, इसे याद कर लीजिएगा, कई बार ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है। और एक चीज और अच्छे से याद कर लीजिएगा कि डिमांड कर्व में जो हम रिलेशन शो करते हैं प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब प्राइस बढ़ती है तो ऑब्वियस है डिमांड कम हो जाएगी, तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, और जब प्राइस जो घट जाएगी, जाहिर सी बात है हम डिमांड ज्यादा करेंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो इसके बीच में हमेशा विपरीत संबंध होता है या इनवर्स रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोमेंट वर्सेस शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, ये डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी मांग वक्र का संचलन। ये आपके संचलन को दिखा रहा है, यानी कहने का मतलब है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन का क्या मतलब है। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन का मतलब है कि जब प्राइस में चेंज होता है तो डिमांड कर्व में जो मूवमेंट होता है उसको ही हम डिमांड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। समझ लीजिएगा, प्राइस में चेंज होने की वजह से, कीमत बदलने की वजह से उपभोक्ता की या कंज्यूमर की जो मांग वक्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो खिसकता है, यहां से वो यहां तक जो खिसक रहा है, इसको ही हम कहते हैं मूवमेंट करना या संचलन करना। दूसरा है आपका मांग वक्र का स्थानांतरण, यानी शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व या मांग वक्र का स्थानांतरण, इसमें मांग में परिवर्तन या मांग वक्र का स्थानांतरण। शिफ्ट इन डिमांड की अगर बात करते हैं तो कीमतों के अलावा अदर फैक्टर्स जो होते हैं उनमें चेंज होने की वजह से डिमांड कर्व में जो चेंज आता है उसको ही शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहते हैं। इसमें हमने बात की कीमत जो भी प्राइस है उसमें चेंज होने की वजह से मूवमेंट होता है, और प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर है उसमें चेंज होने की वजह से डिमांड वर्ग में जो शिफ्टिंग होती है उसको डिमांड कर्व का शिफ्ट होना कहते हैं या स्थानांतरित होना कहते हैं। समझ में आया? इसमें याद रखिएगा, जब डिमांड बढ़ती है तो आपका जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट साइड में जो है वो खिसक जाएगा, और जब डिमांड कम होगी तो वो आपका राइट साइड में
खिसक जाएगा। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आ सकता है एक मार्क्स में पूछने के लिए, या फिर अगर आपसे इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाए तो वहां पर भी आपको ये पता होना चाहिए। इसलिए इसको आप जरूर नोट डाउन कर लें कि जब डिमांड बढ़ती है तो जो डिमांड कर्व है वो राइट साइड यानी दाईं ओर बढ़ता है, और जब डिमांड घटती है तो मांग वक्र जो है बाईं ओर या फिर लेफ्ट साइड जो है वो खिसक जाता है। समझ में आ गया? ये पिक्चर्स आप अपनी कॉपी में जरूर बना लेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूं, वो है आपका कॉमन कॉजेस ऑफ चेंज इन डिमांड, यानी मांग में परिवर्तन के सामान्य कारण। देखिए, कीमतें तभी भी बदलती हैं जब सिचुएशन चेंज होते हैं, और कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिनमें आप लगातार कीमतों में परिवर्तन देखोगे। मार्केट में कभी आप जाते हो तो किसी प्रोडक्ट का प्राइस कभी जो है 100 रुपए होगा तो कभी वो 90 पे या 80 पे भी पहुंच जाएगा। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लगातार किसी भी प्रोडक्ट की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं चेंज इन इनकम। जब आपकी कंज्यूमर की जो वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, उपभोक्ता की कीमत जो इनकम है वो बहुत ज्यादा होती है तो ज्यादा वस्तुओं की डिमांड करता है। ऐसे में जो पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ी भी होती है तो भी उसकी डिमांड वो ज्यादा करता है। तो प्राइस के साथ साथ बहुत सारे सिचुएशन में पहला सिचुएशन जो है आपका वो है आपका चेंज इन इनकम। हमारी जब इनकम ज्यादा होगी तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे, और जब इनकम कम होगी तो डिमांड कम करेंगे। दूसरा है आपका चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी रुचियों और पसंद में परिवर्तन। मान लीजिए कि मुझे आज के टाइम पीरियड में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एपी फिज पीते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जो है वो एपी फिज की जगह जो है वो एप्पल जूस को या फिर कह सकते हैं कि मैंगो शेक को ज्यादा पसंद करने लगे, या फ्रूट के जो जूस है उनको ज्यादा पसंद करने लगे। तो धीरे धीरे जो ये शिफ्ट है वो किस तरफ हो गया, वो एपी फिज से उनका शिफ्ट हो गया फ्रूट जूस की तरफ से। तो ऐसे में क्या होगा, एपी फिज की डिमांड कम हो जाएगी और जो फ्रूट जूस है उसकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी। समझ में आया? नेक्स्ट है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी प्रतिस्थापन वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिसमें एक की जगह दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कॉफी की कीमत बढ़ती है तो हम चाय का यूज कर लेंगे, और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी पूरक वस्तुएं होती हैं वो एक दूसरे के बिना यूज नहीं की जा सकती। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कार खरीदी, अब बिना पेट्रोल के तो कार चलेगी नहीं, तो कार पेट्रोल एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक है। समझ में आया? तो इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि मान लीजिए कॉफी की कीमत बढ़ गई तो आपने चाय पीना शुरू कर दिया, तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल लेते हैं तो मान लीजिए कि आप स्मार्टफोन मार्केट में बहुत सस्ते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने स्मार्टफोन खरीद लिया, तो ऐसे में जो डेटा है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, जो इंटरनेट आप डेटा चलाते हो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। क्यों? कि जब स्मार्टफोन खरीदोगे आप, जाहिर सी बात है उसमें इंटरनेट के बिना तो वो डब्बा है, इंटरनेट का यूज करोगे, तो ऐसे में लोग जो प्रोड्यूसर है वो इंटरनेट की कीमत बढ़ा देंगे, तो इंटरनेट की सप्लाई के लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। समझ में आया? फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ बायर्स। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, जाहिर सी बात है नंबर ऑफ बायर्स उतने ज्यादा बढ़ेंगे। जब ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो हमें ट्रांसपोर्ट ज्यादा चाहिए, रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए, साथ ही साथ स्टेपल फूड ज्यादा चाहिए। तो ऐसे में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो यानी बायर्स ज्यादा बढ़ेंगे, बायर्स ही तो डिमांड करेंगे, तो ऐसे में बायर्स की संख्या ज्यादा बढ़ेगी, और ज्यादा बढ़ने की वजह से वो ज्यादा डिमांड करेंगे, और ज्यादा डिमांड करेंगे तो सप्लाई भी ज्यादा, प्राइस बढ़ाया जाएगा और सप्लाई भी ज्यादा की जाएगी। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट है हमारा चेंजेस इन एक्सपेक्टेशन, यानी जो हमारी अपेक्षा है उनमें परिवर्तन होना। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि हमने एक्सपेक्ट कर लिया कि फ्यूचर में नमक के पैकेट की जो कीमत है वो 25 रुपए से 50 रुपए हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, एडवांस में उसको खरीद के रख लेंगे। यानी कई बार बायर्स क्या करते हैं, किसी वस्तु की कीमत फ्यूचर में बढ़ जाए इसलिए उसे एडवांस में खरीद के अपने पास स्टॉक कर लेते हैं। तो क्या होता है, आने वाले समय में उसकी डिमांड भी कम हो जाती है और प्रेजेंट टाइम में उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये सारे फैक्टर है जो कि जो डिमांड्स है उनको इफेक्ट करते हैं। डिमांड कर्व जो है उनमें शिफ्टिंग हमें देखने को मिलती है इन्हीं फैक्टर्स की वजह से। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सप्लाई के बारे में। सप्लाई या फिर जिसे हम आपूर्ति कहते हैं, सप्लाई की अगर हम बात करते हैं तो सप्लाई पर्टिकुलर वो क्वांटिटी होती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की, यानी किसी वस्तु या सेवा की वो मात्रा जिसे एक निश्चित समय अवधि में एक अलग अलग कीमतों पर बेचने के लिए कोई जो प्रोड्यूसर है वो तैयार होता है। यानी उसकी अपनी विलिंगनेस है, यानी अपनी इच्छा और एबिलिटी है कि वो किसी वस्तु को
अलग अलग कीमतों पर बेचने के लिए तैयार है तो वह उस वस्तु की आपूर्ति या सप्लाई कहलाती है। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, एक फार्मर का एग्जाम्पल दिया है कि एक फार्मर जो है वो बाजार में गेहूं को बेचने के लिए जाता है, तो बाजार में जाकर के गेहूं को बेचने के लिए जो वो तैयार है वही उस गेहूं की आपूर्ति कहलाएगी या सप्लाई कहलाएगी। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं सप्लाई के लॉ के बारे में। तो इससे पहले हमने मांग के बारे में पढ़ा था, डिमांड के लॉ के बारे में पढ़ा था, अब हम सप्लाई के लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो सप्लाई का जो लॉ है वो कहता है कि प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ जाती है और प्राइस के घटने पर सप्लाई भी घट जाती है। इनके बीच में बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है, प्राइस घटने पर सप्लाई घट जाती है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे उसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कमाने के लिए जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई को बढ़ाता है। समझ में आया? मार्केट में पहले एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपए में मिलता था, लेकिन अब उसकी कीमत जो है 15 रुपए हो गई है। तो जो प्रोड्यूसर है वो उसको और भी ज्यादा सप्लाई करेगा ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो जब प्राइस बढ़ती है तो प्रोड्यूसर को बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्लियर हो गया? इसलिए सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है। समझ में आ गया? लेकिन इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि आपूर्ति का नियम ये भी कहता है कि उत्पादक तुरंत आपूर्ति बढ़ा सकते हैं, समय, संसाधन और क्षमता जैसी सीमाएं हो सकती हैं। लंबे समय में उत्पादक अधिक समायोजन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो प्रोड्यूसर वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बना रहे हैं, वो कीमत बढ़ने पर प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। कई बार जो है वो अपनी एबिलिटी, अपनी विलिंगनेस को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं और कई बार जो है वो एडजस्टमेंट भी करते हैं। समझ में आया? अगर लंबा समय अंतराल है, काफी दूरी पर मार्केट है या ट्रांसपोर्ट में ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो वहां पे थोड़ा वो एडजस्टमेंट भी करते हैं। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है आपका द सप्लाई कर्व एंड क्वांटिटी सप्लाइड। जैसे हमने मांग के बारे में पढ़ा, डिमांड के बारे में पढ़ा, सेम वैसे ही आप सप्लाई के बारे में भी पढ़ रहे हो। सप्लाई कर्व की बात करते हैं तो सप्लाई कर्व जो आप इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी सप्लाइड, यानी किसी वस्तु की कीमत और वस्तु की जो आपूर्ति की मात्रा है उसके बीच में जो संबंध होता है उसको हम जो ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं उसको ही आपूर्ति वक्र का ग्राफ कहा जाता है। समझ में आ गया? अगर हम क्वांटिटी सप्लाइड की बात करते हैं, मांग आपूर्ति की गई मात्रा की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर कीमत पर या पर्टिकुलर प्राइस पर जो प्रोड्यूसर है वो किसी वस्तु की मात्रा को बेचने के लिए तैयार है, उसको ही क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं। दूसरा आपको मैंने बता रखा है सप्लाई कर्व के बारे में। जो सप्लाई कर्व होता है ये बाएं से दाएं ऊपर की ओर ढलान वाला होता है। जैसे इसे ऐसे समझेंगे कि जब प्राइस आपकी कम थी तो इन्होंने प्रोड्यूसर ने कम मात्रा में जो वस्तु है उसका प्रोडक्शन किया और जब प्राइस बढ़कर ज्यादा हो गई तो प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया गया। तो इस तरीके से जो कर्व है वो आपका नीचे से ऊपर की ओर होता है और इसको ही हम क्या कहते हैं? इसको ही हम अपवर्ड्स कहते हैं। समझ में आया? कि जो अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैं दोबारा से बता देती हूँ, जो मांग वक्र होता है, जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है यानी ऊपर से नीचे की ओर होता है और जो आपूर्ति वक्र होता है, सप्लाई कर्व होता है, वो नीचे से ऊपर की ओर यानी अपवर्ड होता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा दोबारा। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इन दोनों का कर्व कैसा होता है इसको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड यानी आपूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन। जैसे प्राइस आपका पहले P1 था तो आप देखोगे Q1 है आपका सप्लाई। अगर प्राइस बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा प्रॉफिट पाने के लिए, ज्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो क्वांटिटी आपकी हो गई Q1। तो आपका जो सप्लाई कर्व में, ये आपका सप्लाई कर्व है, जो इसमें जो आपकी संचरण आपको देखने को मिलता है, मूवमेंट देखने को मिलता है, इसको ही क्वांटिटी चेंज या मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। समझ में आया? याद रखिएगा ऐसा क्या है,
प्राइस में चेंज होने की वजह से, यानी आपूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन तब होता है जब वस्तु की कीमत बदलती है। समझ में आया? प्राइस चेंज होता है तो उसकी वजह से उत्पादक उसी मांग वक्र पर एक बिंदु से दूसरी बिंदु की ओर बढ़ता है, और इसको ही हम क्या कहते हैं? इसको ही आपूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बता रखा है चेंज इन सप्लाई या शिफ्ट इन सप्लाई, यानी आपूर्ति में स्थानांतरण। आपूर्ति में स्थानांतरण यानी कीमत के अलावा, कीमत अपनी जगह बिल्कुल कीमत अपनी जगह रहे, उसके अलावा जो अदर फैक्टर है हम उसकी बात कर रहे हैं। कीमत कांस्टेंट है और अदर फैक्टर्स में जब परिवर्तन आता है, उससे जब आपकी आपूर्ति में आपको स्थानांतरण होता है, शिफ्टिंग होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जब कीमत सामान्य रहने पर अन्य कारक में परिवर्तन होने पर जो परिवर्तन आता है उसको हम आपूर्ति में परिवर्तन या स्थानांतरण कहते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर इसकी डेफिनेशन भी मैंने दे रखी है कि दिस हैपन व्हेन समथिंग अदर देन द प्राइस चेंज एंड द होल सप्लाई कर्व शिफ्ट, यानी जब कीमत के अलावा अन्य फैक्टर में परिवर्तन होने पर पूरे वक्र में जो आप परिवर्तन देखते हो, जो शिफ्टिंग देखते हो, उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको ही शिफ्ट इन सप्लाई कहा जाता है। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब सप्लाई बढ़ती है तो जो आपका मांग का वक्र है, यहां देखिए, जब सप्लाई बढ़ेगी आपका तो जो आपका मांग का जो कर्व है ये आपकी एक्चुअल वाली सप्लाई है। जब मांग बढ़ेगी तो जो आपका सप्लाई का जो कर्व है वो ये वाला है, यानी मांग के बढ़ने पर जो सप्लाई कर्व है वो राइट की साइड जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, और मांग के घटने पर ये आपके लेफ्ट की साइड जाएगा। ये नीचे लिखा भी है, आप इसे देख सकते हैं। समझ में आया? क्लियरली मेंशन कर रखा है मैंने ये सारा इसमें कि मांग के बढ़ने पर दाईं ओर यानी राइट साइड जाएगा कर्व, और मांग के घटने पर वो लेफ्ट साइड जाएगा यानी वो बाईं साइड जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आपूर्ति में परिवर्तन के कॉमन कॉजेस कौन कौन से होते हैं। तो पहला है आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जो प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से ज्यादा मशीनों के द्वारा काम किया जाएगा तो कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन होगा। एग्जाम्पल के लिए पहले बिस्किट के पैकेट 10 बनते थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, मशीन से पैकिंग शुरू हो गई, तो हम आज एक बार में जो है 100 से ज्यादा पैकेट बन जाते हैं। जाहिर सी बात है, तो इससे क्या होगा? जो आपूर्ति है या फिर जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स। यहाँ पे हम सेलर का एग्जांपल लेते हैं कि सेलर्स की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। जब सेलर्स की संख्या लगातार बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि आपूर्ति या सप्लाई ज्यादा होगी। नेक्स्ट है आपका नेचुरल फैक्टर एंड वेदर, प्राकृतिक कारक और मौसम। अगर मौसम अच्छा है और ज्यादा प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगी और सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अगर मौसम खराब है, मान लीजिए ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, सारी फसलें खराब हो गई, तो ऑब्वियस है कि जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करते हैं, तो अगर सरकार के द्वारा अगर गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करते हैं, अगर सरकार जो है आपको किसी प्रोडक्ट में छूट ज्यादा देती है, आपसे कम टैक्स लेती है, तो उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज इन एक्सपेक्टेशन, यानी अपेक्षाओं में परिवर्तन। फ्यूचर में हमने सोचा कि फ्यूचर में इस वस्तु की जो है वो कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो हमने अभी सामान खरीद के रख लिया, तो उसकी सप्लाई जो है, जब हम उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी सप्लाई को कंट्रोल कर दिया जाएगा। समझ में आया आपके? तो ये सारे फैक्टर है जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई में चेंज देखने को मिलता है, सप्लाई कर्व में चेंज देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दिया है कि नेक्स्ट क्लास में हम मार्केट इक्विलिब्रियम यानी बाजार संतुलन के बारे में बात करेंगे। बाजार संतुलन में बेसिकली हम बात करेंगे कि जो डिमांड है और जो सप्लाई है वो दोनों ही वहां एक साथ इक्वल होती है, और जो इक्वल पॉइंट होता है वही आपका इसका इक्विलिब्रियम या बाजार संतुलन पॉइंट कहलाता है। इसको आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़कर आएंगे, ताकि जब मैं आपको समझाऊं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम एक बार छोटा सा एक डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पूरी आज क्लास में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने मांग पढ़ा है और दूसरा हमने सप्लाई के बारे में पढ़ा है। मांग के जो लॉ होता है उसको डिस्कस किया है, सप्लाई के लॉ को डिस्कस किया, और इसको पूरा पढ़ने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जो मांग होता है या डिमांड होता है ये कंज्यूमर साइड
जो कंज्यूमर है या फिर जो बायर्स हैं उसकी साइड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सप्लाई जो होता है वो प्रोड्यूसर या जो सेलर होता है उसकी साइड को रिप्रेजेंट करता है। जो डिमांड होता है इसमें डिमांड में डिमांड का और जो प्राइस का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है, यानी कीमत और मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है। कहने का मतलब है जब कीमत बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाता है, जब कीमत कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर हम सप्लाई की बात करते हैं तो सप्लाई में प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ने पर प्रोड्यूसर बेनिफिट कमाने के लिए सप्लाई को बढ़ा देते हैं और प्राइस घटने पर सप्लाई भी घट जाती है। इसके बाद अगर हम इसके कर्व की बात करते हैं, वक्र की बात करते हैं, तो इसका डिमांड का जो कर्व होता है वो आपका डाउनवर्ड्स बनता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। और जो सप्लाई कर्व होता है वो आपका ऊपर की ओर बनता है, ऊपर की ओर ढलान वाला बनता है, यानी अपवर्ड स्लोप वाला होता है, जैसे कि आप इस ग्राफ में या फिर इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो इससे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिमांड जो होता है वो कंज्यूमर साइड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सप्लाई जो होता है वो प्रोड्यूसर की साइड को रिप्रेजेंट करता है। डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी ऑपोजिट या विपरीत रिलेशनशिप होता है। सप्लाई में प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसके अलावा जो आपका डिमांड है उसका जो वक्र बनता है वो डाउनवर्ड्स होता है, जबकि सप्लाई का जो वक्र होता है वो अपवर्ड होता है। फिर लास्ट है आपका मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पर मांग और सप्लाई दोनों मिलते हैं, उस बिंदु को हम बाजार संतुलन या मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये पूरी जो क्लास है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कोई भी ऐसा टॉपिक जो है आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आज का आपका सवाल है कि मांग और सप्लाई में सबसे बड़ा अंतर क्या है। इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।